हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये शॉर्ट नोट्स 23-24 पेजेस के, आई थिंक 22-23 पेजेस के हैं। मतलब 23 पेजेस में बिहार का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड है, जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे इंडिपेंडेंस तक का। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, क्या क्या इवेंट्स थे और कैसे कैसे वो आगे बढ़े, क्योंकि हिस्ट्री में इवेंट्स के थ्रू पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है। कौन से साल में क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या इवेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन, चौरा चौरी, एवरीथिंग। तो विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और ये 23 पेजेस 22 पेजेस आप पढ़ के जाओगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का कंप्लीट है। इसके अलावा आपको और भी कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि चैप्टर 1 है अपना लेटर मुगल्स। जब यूरोपियन ट्रेड स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ, मतलब जब ब्रिटिशर्स आना शुरू किए, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बिहार का टर्म कहाँ से आया। ठीक है, तो बिहार का टर्म आया संस्कृत और पाली वर्ड विहारा से। विहारा का मतलब देखो, बिहार जो है उसको लैंड ऑफ बुद्धा और महावीरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर छोटे छोटे विहारा बनाए जाते थे, जहाँ पर जो रेस्ट हाउस होते थे मॉन्क्स के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, जिसको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी बोला जाता था। जब यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स आए तो उन्होंने इसका नाम कर दिया विहार प्रदेश। ठीक है, और लेटर, क्योंकि विहार बिहार से साउंड होता है, क्योंकि बिहारी जो बोली होती है, भोजपुरी बोली, उसमें विहार को बिहार बिहार बोलते बोलते उसका नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ गया। पहला लिटरेरी यूज जो हुआ था बिहार वर्ड का, वो मिनाज और सिराज ने किया था अपनी बुक तबाकत ए नसीरी में। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि बुक्स के ऊपर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। तो पहला बिहार वर्ड का यूज कहाँ हुआ था, मिनाज उस सिराज इन हिज बुक इन तबाकत ई नसीरी। ठीक है, ऑल्सो यूज बाय विद्यापति इन कीर्तिलता, मैथिली कंपोजिशन, ये 1390 के करीब आया हुआ था। अब लेटर मुगल्स देखते हैं। अब देखो, औरंगजेब था, उसकी डेथ हो गई थी 1707 में। ठीक है, तो उस टाइम पे अराउंड 1700 औरंगजेब ने अपने ग्रैंडसन, अपने पोते अजीम उस शान को क्या किया था, एस सूबेदार ऑफ पटना अपॉइंट किया था। ठीक है, पटना का सूबेदार। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पे पटना का नाम जो था उसका नाम कर दिया क्या, अजीमाबाद, अपने नाम पे। और बहुत सारे वेलफेयर वर्क वगैरह भी किए थे। तो अभी अपने को एक नाम क्या मिला, अजीमुस शान, जो का क्या है, सूबेदार है पटना के। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था पटना का, दो डिपार्टमेंट बनाए गए। एक था दीवानी डिपार्टमेंट, जो कि किससे डील करेगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह होता था। देखो, मुगल सेंटर क्या था, दिल्ली में था, फिर छोटे छोटे सब जगहों से वहां पे क्या आता था, रेवेन्यू कलेक्शन आता था। ठीक है, तो वहां पे दीवानी डिपार्टमेंट होता था, जो कि क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और मुगल को भेजता था दिल्ली, जो कि सेंटर था। और एक होता था निजामत डिपार्टमेंट। देखो, अब एक रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, अब एक बाकी चीजें भी होंगी ना, जैसे सिविल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर वर्क, ये सबसे डील करेगा। तो उसके लिए होता था निजामत डिपार्टमेंट। और उसका हेड होता था कौन, नजीम, सूबेदार भी बोलते थे और गवर्नर भी बोलते थे। ठीक है, ये सब सेम पर्सन है, नजीम, सूबेदार, गवर्नर, निजामत डिपार्टमेंट के। और दीवानी डिपार्टमेंट को कौन डील करता था, दीवान डील करता था। अब देखो, थ्योरी में जो नजीम था वो सीनियर था दीवान से। ठीक है, जो सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखा था, ही वो सीनियर टू दीवान, बट प्रैक्टिकली बोथ वर्कड इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई किसी के अंडर में नहीं आता था और दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते थे। उसकी वजह से क्या क्रिएट होता था, फ्रिक्शन क्रिएट होता था, कि मैं ज्यादा बड़ा हूँ या मैं ज्यादा बड़ा हूँ, वो वाला फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि बंगाल में जो नवाब्स थे, वो उनका राइज कैसे हुआ। ठीक है, सक्सेशन चेन देखेंगे बेसिकली। तो मुर्शिद कुली खान जो थे, इनको दीवान अपॉइंट किया गया, कहाँ का, बंगाल का, अंडर औरंगजेब। नाउ रिमेंबर, ठीक है, उस टाइम पे बिहार जो है वो बंगाल का ही पार्ट है। ठीक है, वैसे बिहार अलग नहीं हुआ था। तो मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया क्या, दीवान ऑफ बंगाल अंडर औरंगजेब। और बाईपास तो सूबेदार, उसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने, जो सूबेदार थे, जो अजीम उस शान थे, जो कि उसके किसके, औरंगजेब के जो पोते थे, उसको बाईपास करके क्या किया, उन्होंने रेवेन्यू डायरेक्टली सेंड करना शुरू कर दिया, किसको, फारूक सियार को, क्योंकि औरंगजेब की तो डेथ हो चुकी थी। तो मुर्शिद कुली खान ने अजीमुल शान को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, और फारूक सियार को क्या करने लगे, डायरेक्टली। अब रिमेंबर दिस, फारूक सियार वही जो आगे फरमान देंगे, उसको डायरेक्टली क्या करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू भेजना शुरू कर दिया। 1717 में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान ने मेड बोथ दीवान एंड नजीम ऑफ द बंगाल। ठीक है, मतलब उनको निजामत डिपार्टमेंट भी दे दिया गया और उनको दीवानी डिपार्टमेंट भी दे दिया गया। बिकम्स फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। कैपिटल इनका था मुर्शिदाबाद, क्योंकि अब वो नवाब बन चुके तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने नाम पर ही क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया। मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई 1727 में, 10 साल बाद ही, 1717 में नवाब बने थे, 1727 में उनका डेथ हो गया। उनको सक्सीड किया उनके सन इन लॉ ने, मतलब दामाद ने, शुजाउद्दीन ने, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और वो बैठे बंगाल की मसनद पे। मसनद काइंड ऑफ सीट है जहां पर नवाब बैठेंगे। ठीक है, तो उसको मसनद ऑफ बंगाल बोला गया।
1727, अब ईयर देखते चलना, ठीक है। 1727 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान क्या बन चुके थे, नवाब बन चुके थे, किसके, बंगाल के, क्योंकि उन्होंने सक्सीड किया था। 1733 में शुजाउद्दीन अनेक्स्ड बिहार इनटू बंगाल, मतलब अर्लियर बिहार, देखो बिहार को एक नॉमिनल इंडिपेंडेंस मिला हुआ था नाम का कि इंडिपेंडेंट है, बट उन्होंने बिहार को क्या किया, बंगाल में एनेक्स कर लिया, मतलब मिला लिया। और अलीवर्दी खान को एज अ डेप्यूटी गवर्नर, नायब नजीम जिसको बोला था, डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया, कहाँ का, बिहार का, कि ठीक है अब देखो वो सब जगह तो देख नहीं सकते थे क्योंकि वो बंगाल में थे, तो एज अ डेप्यूटी गवर्नर क्या किया, उसको अपॉइंट किया और बोला कि अब तुम बिहार को देखना। अब अलीवर्दी खान क्या थे, इन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में, कि इन्होंने जो जितने भी रिबेलियस जमींदार थे कहाँ के, बिहार के, लाइक शाहबाद जमींदार, राजा सुंदर सिंह ऑफ टिकारी ब्लॉक, कामगर खान, खान ऑफ नरहत, इन सबको क्या किया उन्होंने, रिबेलियस जो थे उन सबको क्या किया, सप्रेस किया। शुजाउद्दीन की क्या हो गई, डेथ हो गई। शुजाउद्दीन की डेथ हो गई और उनको सक्सीड किया उनके सन सरफराज खान ने, ठीक है। अब समझना, सरफराज खान जो है वो नवाब है बंगाल के, और अलीवर्दी खान क्या है, वो बिहार के क्या है, डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है। बैटल ऑफ गिरिया हुआ कब, 1740 में, और अलीवर्दी खान ने डिफीट किया किसको, सरफराज खान को, ठीक है। अब देखो अलीवर्दी खान कहाँ थे, बंगाल, बिहार में थे, बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, और उन्होंने क्या किया, नवाब जो उस टाइम पे थे सरफराज खान, उनको डिफीट कर दिया, कहाँ पर, बैटल ऑफ गिरिया 1740 में। अब देखो 30 साल 20 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो आपको ईयर याद करना है, बैटल ऑफ गिरिया इज इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ गिरिया में अलीवर्दी खान हु वॉज एट दैट टाइम डेप्यूटी गवर्नर ऑफ वॉट, बिहार, किसको डिफीट किया, सरफराज खान को, जो कि नवाब थे बंगाल के, कंप्लीट जो ओवरऑल देख रहे थे। और अलीवर्दी खान क्या बन गए, बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया, हैबत जंग को डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया, क्योंकि अब उन्होंने तो मार दिए, वो तो निकल के आ गए थे इधर पे, अब बिहार को कौन देखेगा, तो उन्होंने हैबत जंग को अपॉइंट किया डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार इन 1740। अब क्या हुआ, इन्होंने मराठा इंकर्जन होना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मराठा बहुत बढ़ रहे थे। नादिर शाह का अटैक भी उस टाइम पे हुआ था 1739 में, जो मुगल्स को क्या करता, वीकन करा था। अब अफगान रिबेल्स भी थे, तो बंगाल नवाब जो थे अग्री टू पे मराठास चौथ एंड सरदेशमुखी कि आप हमें प्रोटेक्शन दो, और वो उसके बेसिस पे उनको चौथ और सरदेशमुखी जैसे कुछ टैक्सेस होते थे वो देंगे। अब हैबत जंग को भी लगा कि ठीक है मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले सेम काम किसने किया था, अलीवर्दी खान ने किया था। तो हैबत जंग ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, और उन्होंने क्या किया, अफगान से हेल्प लिया, तो लेने का सोचा कि ठीक है मुझे आप हेल्प करो, अब मुझे भी नवाब बनना है बंगाल का। बट उसको क्या किया, अफगान्स ने बिट्रे कर दिया, और उन्होंने 1748 में किसको, हैबत जंग को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। अब समझना, बिहार का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो मर चुका है, ठीक है, हैबत जंग को क्या कर दिया, मार गया गया है। डेप्यूटी गवर्नर बिहार आफ्टर हैबत जंग कौन कौन बने, तो जानकी राम जो 1748 से 1752 तक थे, राजा राम नारायण जो कि 1752 से 1761 तक थे, ठीक है। अब देखो अलीवर्दी खान की 1756 में क्या हो गई, डेथ हो गई। अब उनको, अलीवर्दी खान को है उस टाइम पे नवाब है बंगाल के, ठीक है। अब उनको सक्सीड किया सिराजुद्दौला ने एज अ नवाब ऑफ बंगाल। अब यूरोपियन प्रेजेंस देखते हैं, अभी हम कहाँ पे, याद रखना 1756 में, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है वो बन चुके हैं क्या, नवाब ऑफ बंगाल। यूरोपियन प्रेजेंस देखते हैं किसमें, बिहार में। सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्ट पीटर मिलता है, ठीक है, सोरा, तो उसका ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जिससे यूरोपियन जो थे वो यहाँ पे आए थे, यूज टू मेक गन पाउडर। और मेजर सेंटर जो था उसका वैशाली रीजन के पास था, ठीक है। और ऑल्सो ओपियम और टेक्सटाइल ट्रेड भी होता था, बट सॉल्ट पीटर वॉज द मेजर अट्रैक्शन। अब सबसे पहले कौन है, पोर्चुगीज है, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू। अब देखो उसको लाइन से याद करना कौन कौन आया था, ठीक है। पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच भी आए थे, और डैनिश भी आए थे, ठीक है। ये पांचों लोग आए थे, बिहार तक पहुंचे थे सबके सब, ठीक है। पोर्चुगीज जो थे पहली यूरोपियन पावर थी जो बिहार में आए थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री हुगली में सेट किया था 1579 से 1580 तक। ये पटना हुगली वाटरवे के थ्रू पहुंचे थे, रीच्ड पटना थ्रू हुगली वाटरवे। कैप्टन पेड्रो टवरेस जो थे वो अकबर से परमिशन लेके आए थे, ठीक है, वहां पर क्या फैक्ट्री सेटअप करने का। और उन्होंने स्पाइसेस, चाइना वेयर जो था वो ट्रेड किया फॉर कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ से कॉटन लेके जाते थे और स्पाइसेस और चाइना वेयर को क्या के बदले में ट्रेड करते थे, ठीक है। डच जो थे, कंपनी नेम इनका वीओसी था, इन्होंने स्टैब्लिश की अपनी फैक्ट्री पटना इन 1632, ठीक है। इन्होंने कुछ दिनों तक सॉल्ट पीटर का ट्रेड जो था वो क्या किया, मतलब उस पर सबसे ज़्यादा कब्जा इनका था कुछ दिनों तक। इनका जो फैक्ट्री साइट था अभी वहीं पर पटना का कलेक्ट्रेट है, ठीक है। 2020 में उसका डिमोलिशन का कंट्रोवर्सी भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बोल रहे थे कि ये हमारा हेरिटेज है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, बट इसको, वो जो कंट्रोवर्सी थी वो सॉल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बीच में आ गए थे। बट यस, तो अभी अभी उस पर्टिकुलर साइट में जहाँ पर डच कंपनी था, डच का जो फैक्ट्री था, वहाँ पर पटना क्या है, कलेक्ट्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट है इंग्लिश, ब्रिटिश जब आए।
इनका पहला फैक्ट्री कहाँ बना? आलमगंज में, पटना, 1620 में, ठीक है। 1 साल बाद वो क्लोज हो गया। वापस से इन्होंने गुलजार बाग में 1651 में बनाया, ठीक है। जॉब चारनोक जो थे, जॉब चारनोक यहाँ पटना में क्या थे? पोस्टेड थे 1659 में। ये चीफ फैक्टर ऑफ पटना 1664 1680 तक रहे। गुलजार बाग फैक्ट्री साइट जो है अभी वहाँ पर क्या है? बिहार का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ पर? गुलजार बाग फैक्ट्री में। गुलजार बाग फैक्ट्री किसका था? इंग्लिश का था, ब्रिटिशर्स का। जॉब चार्नोक ने लेटर 3 कॉलेजेस उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 कॉलेजेस भी फाउंड किए, ठीक है। और उन्होंने एक सती को, एक जगह एक लड़की को सती कर रहे थे, उनको मार रहे थे, तो उसको रेस्क्यू भी किया था, बाद में उनसे शादी भी कर ली थी, ठीक है। फ्रेंच आए। फ्रेंच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर 1734 में ओपन किया, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद, अपन आगे पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद ये लोग एक्सपेल्ड हो गए, फिर ये चले गए। डैनिश जो था, इन्होंने डेनमार्क कोठी बनाया पटना में। और ऑल माइनर यूरोपियन पावर सोल्ड इंडियन सेटलमेंट्स एंड बाय लेफ्ट बाय 1845। 1845 तक जितने भी माइनर थे ब्रिटिशर्स को छोड़ के, बाकी के सब क्या हो गए थे? छोड़ के चले गए थे। अब मुगल और यूरोपियन रिलेशन पढ़ते हैं। गोल्डन फरमान 1717 जो भी मैं बता दी, फरूख सियार वाला। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि बिहार में उसका क्या इम्पैक्ट था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप पढ़ते ही हो बिहार के, यहाँ पर बिहार के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। 1680 में टैक्स डिस्प्यूट हुआ। सूबेदार शाइस्ता खान टैक्स्ड ब्रिटिश ट्रेड, ठीक है। जॉब चार्नोक ने क्या किया? हुगली को लूट मचा दी वहाँ पे 1686 में। 1715 में, ईयर देखते चलना, 1680 में ही हो रहा है। अभी तक हम यहाँ पे ऊपर में कहाँ पहुंचे थे? 1756 में थे, ठीक है। कौन था? सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बन चुके हैं। अब आगे थे 1680 में टैक्स डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। सूबेदार शाइस्ता खान ने क्या किया? ब्रिटिशर्स में टैक्स लगा दिया ट्रेड के लिए। जॉब चार्नोक ने क्या कर दिया? हुगली को लूट मचा दी वहाँ पे। 1715 में क्या हुआ? इंग्लिश डेलीगेशन जॉन सरमन और एक सर्जन विलियम हैमिल्टन, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। विलियम हैमिल्टन, जॉन सरमन प्लस एक सर्जन थे डॉक्टर, वो फरूख सियार के कोर्ट में पहुंचे। उस टाइम पे फरूख सियार बीमार भी थे, ठीक है। ये बहुत फेमस स्टोरी भी आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते होगे कि वो बीमार थे और उनका क्या किया था? इन्होंने इलाज किया था, ठीक है, क्योर किया था। तो जस्ट बिकॉज कि फरूख सियार जो एम्पर थे वो बहुत ही ग्रेटफुल थे, तो उन्होंने एक गोल्डन फरमान जारी किया 1770 में, जिसको मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है। किसको? फरूख सियार के गोल्डन फरमान को, जो 1717 में आता है, जिसको मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी भी बोला जाता है। अब इसमें क्या हुआ? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी थी? इसके अंदर 3 चीज़ें लिखी थी कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है, पर फॉर द कंपनी ओनली, जो कंपनी आएगी, जो कंपनी बनेगी उसके लिए। 38 विलेजेस अराउंड कलकत्ता गिवन ऑन रेंट, उनको रेंट पे 38 विलेजेस दिए गए। और परमिशन टू स्टार्ट अ रॉयल मिंट एट मुर्शिदाबाद, कॉइन्स लीगल टेंडर अक्रॉस मुगल एम्पायर, ठीक है। मतलब वो लोग कॉइन्स जो बना सकते थे और वो लीगल टेंडर होंगे अक्रॉस मुगल एम्पायर। अब इसका मिस यूज़ कहाँ हुआ? मिस यूज़ क्या हुआ? जो कंपनी के ऑफिशियल्स है ना, बेसिकली करप्शन कंपनी के अंदर ही, वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्यूटी फ्री प्रिविलेज तो दस्तक होता है टू देयर प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, ठीक है। बेसिकली करप्शन था उनकी कंपनी के अंडर में भी। और वो लोग क्या करने लगे? इंडियन मर्चेंट्स को टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ करने लगे कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रूट कॉज जो था, रूट कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला एंड फाइनली मीर कासिम, कल्मिनेटेड इन कॉन्फ्लिक्ट। ये सब लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। अब जो इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी गुलजार बाग में, जो अपन ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये 1750 में अलीवर्दी खान ने क्या किया? प्रेशराइज किया। तब अलीवर्दी खान है ऊपर में, ठीक है। रिमेंबर, अलीवर्दी खान की डेथ 1756 में हुई थी, तब अलीवर्दी खान है जो 1750 की हम बात कर रहे हैं। तो अलीवर्दी खान ने क्या किया? प्रेशराइज किया गुलजार बाग फैक्ट्री को बंद करने के लिए, जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी, तो उसको क्या किया? बंद करवा दिया। बाद में 1755 में ब्रिटिश के एजेंट थे हॉलवेल, उन्होंने वापस से इसको ओपन किया था। अब समझना, अभी हम कहाँ पर आए? 1755 और ऊपर भी 1756 में, ठीक है। 1756 में क्या हुआ था? डेथ हो गई थी अलीवर्दी खान की, और उनकी जगह पर कौन गद्दी पे बैठा था? सिराजुद्दौला। अब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सिराजुद्दौला क्या करे थे? 1756 में बंगाल के नवाब बन चुके। डिस्क्राइब्ड एज अ फेरोशियस टेम्पर एंड फ्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ कम आता था बट गुस्सा बहुत ज्यादा था। इमीडिएट कॉज क्या था इस बैटल का? कंपनी ने कृष्णा दास सन ऑफ राजवल्लभा, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो मुगल थे उनकी ट्रेजरी से कुछ पैसे चुरा के ये क्या हो गए थे? भाग गए थे। तो इसको शेल्टर दिया था किसको? ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी। और कंपनी ने क्या किया था? कलकत्ता फैक्ट्री जो है विदाउट नवाब परमिशन फोर्टिफाइड कर लिया था, ठीक है। दीज आर द 2 रीजन जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे, शौकत जंग जो उसके कजन थे और पूर्णिया के डेप्यूटी गवर्नर भी थे, गजेटी बेगम जो उनकी मेटरनल आंट थी, मीर जाफर जो मिलिट्री कमांडर थे, अलीवर्दी खान के सन इन लॉ, ठीक है, मतलब उसके दामाद,
एंड बिजनेस फिगर लाइक जगह सेठ, क्योंकि हर जगह देखो बिजनेस तो हो गई तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वहाँ पे भी होगी, तो जगह सेठ, अमीरचंद एंड रॉयल दल्लभ, इन लोग के ये सब ये जितने भी नाम मैंने बताए सब किसके रॉयल थे, सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला ने क्या किया, घसेटी बेगम को तो इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। मीर जाफर को रिप्लेस करके मीर मडान को लिया एज अ कमांडर, और शौकत जंग को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया बैटल ऑफ मनिहारी में 1756 में। देखो 1 साल पहले एक बैटल हो चुका है, बैटल ऑफ मनिहारी, वहां पर उन्होंने शौकत जंग को हरा दिया। अब देखो कौन कौन उड़ गया, शौकत जंग चले गए, मीर जाफर चले गए, और घसेटी बेगम भी जा चुकी है, ठीक है। 1757 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कंपनी का जो कासिम बाजार फैक्ट्री थी उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया, एंड कैप्चर्ड कलकत्ता, कलकत्ता को क्या किया, अपने अंदर में लिया। इसको ब्लैक होल इंसिडेंट ऑफ कलकत्ता ही बोला जाता है, मतलब इसमें बोला जाता है कि हॉलवेल ने बोला है, बेसिकली उस टाइम पे हॉलवेल थे, हॉलवेल बोलता है कि 146 ब्रिटिशर्स को एक स्मॉल रूम में क्या किया गया था, लॉक कर दिया गया था, जिसमें से 123 की डेथ हो गई थी बाय सफोकेशन, बट ये अकाउंट क्रेडिबल नहीं होता ज़्यादा। इसको ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट भी बोला जाता है। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 23 जून 1757 में ऑन द रिवर ऑफ भागीरथी, ठीक है, नियर मुर्शिदाबाद, ये याद रखना है। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, भागीरथी रिवर के पास हुआ, मुर्शिदाबाद के पास हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला क्योंकि उस टाइम पे नवाब थे, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उधर से लड़ रहे थे, इधर से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। ऑब्वियसली सिराजुद्दौला डिफीट हो गए, लार्जली बिकॉज जो मीर जाफर था, ठीक है, वो बोल रहा था मिलिट्री कमांडर कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट उसके ट्रूप्स जो थे वो इंगेज ही नहीं हुए, ठीक है, बेसिकली बिट्रेयल था। हिस्टोरिकल इसको स्कर्मिश बोलते हैं देन अ फुल बैटल, क्योंकि क्लाइव के साइड से ऐसे 22 मैन की डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 22, एंड नवाब के साइड से 500 लोगों की, ठीक है, क्योंकि जो रेन बोलते हैं कि उस टाइम पे बारिश हो गई थी, और नवाब का जो गन पाउडर था वो पूरा का पूरा भीग गया था, और ब्रिटिशर्स ने अपना तीरपाल जो उसको अपन बोलते हैं उससे क्या कर रखा था, कवर कर रखा था गन पाउडर। अब पोस्ट प्लासी डेवलपमेंट क्या हुआ, अब देखो सिराजुद्दौला की क्या हो गया, हार चुका है, इधर पे रॉबर्ट क्लाइव है। तो मीर जाफर क्योंकि उन्होंने बिट्रे किया था तो वो ब्रिटिशर्स के साइड थे, तो उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। अपोज बाय बिहार जमींदार राजा रामनारायण, उस टाइम पे डेप्यूटी गवर्नर थे, कमगार खान नरहत, राजा सुंदर सिंह टिकारी, पहलवान सिंह भोजपुर, विष्णु सिंह, ऑल सपोर्टेड बाय फ्रेंच एडवेंचरर जीन लॉ। मीर जाफर को जब बनाया गया तो ये सब ने क्या किया, अपोज किया, और इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच एडवेंचरर। क्वाइल एंड क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर सप्रेस द रेजिस्टेंस, क्योंकि अब जो भी रेजिस्टेंस आ रहा था उसको इंग्लिश क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वो मीर जाफर की हेल्प कर रहे थे, कौन, ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो मीर जाफर ने क्या किया, EIC को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी ओवर सॉल्ट पेट्री ट्रेड, कि अब सॉल्ट पेट्री ट्रेड जो होगा वो तुम ही बस करोगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। बट मीर जाफर जो था ही वॉज अनेबल टू फुलफिल द प्रोमिस्ड पेमेंट्स, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि उनको भी कुछ पैसे देने पड़ते ब्रिटिशर्स को, और वो नहीं दे पा रहा था, तो उसको लग रहा था कि यार बहुत पैसे जा रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, डच को इन्वाइट किया, क्या, हेल्प के लिए, इन्वाइटेड डच फॉर हेल्प। तब बैटल ऑफ बिदारा हुआ, जिसको बैटल ऑफ चिंसुरा 1759 में हुआ, ठीक है। डच विथ मीर जाफर सपोर्ट, एक साइड से डच लड़ाई कर रहे थे, दूसरे साइड से ब्रिटिश लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली होगा मीर जाफर सपोर्ट से फॉट ब्रिटिशर्स एंड वर डिफीटेड, डच का क्या हुआ, डिफीट हुआ वहाँ पे, एंड ब्रिटिशर्स अगेन जीत गए। मीर जाफर को रिप्लेस किया गया किससे, मीर कासिम से। तो 1760 में देखो मीर जाफर कितने साल तक ही था, 1-2 साल तक ही था। 1757 में तो प्लासी हुआ था, प्लासी में वो हार गए, उसके उसको बना गया, और 3 साल बाद 1760 में मीर जाफर को रिप्लेस किया मीर कासिम ने। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अली गौहर, शाह आलम 2 एपिसोड भी देख लेते। अली गौहर जो थे वो मुगल प्रिंस थे, ठीक है, सन ऑफ एम्परर आलमगीर 2, रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है। मूव टू बंगाल एंड बिहार, वहां से आके बंगाल बिहार में मूव कर गए, और पटना को बिसीज कर लिया, मतलब पटना को अपने अंडर में ले लिया वापस, अगेन जीन लॉ के सपोर्ट में, फ्रेंच एडवेंचरर था, ठीक है। 1760 में क्या हुआ, सेकेंड इन्वेजन हुआ, ये वापस आए, इन्होंने अपने फादर को क्या कर दिया, मार दिया, और अली गौहर ने अपने आप को क्या कर लिया, क्राउन कर लिया कि अब मैं राजा हूँ, ठीक है, जिसको एम्परर शाह आलम 2 भी बोलते हैं, ठीक है। 1761 में इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट किया, अब इनको कर्नल कॉलीहॉर्ड ने क्या किया, हरा दिया, एंड जीन लॉ को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, क्योंकि हर जितने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे सबकी क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। शाह आलम 2 ने फिर क्या किया, अब देखो ये तो हार तो रही थी, शाह आलम 2 मतलब वही अली गौहर, ये हार रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश से प्रोटेक्शन ले ली, ठीक है। और इनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है चलो आपको हम अपना एम्परर मानते हैं, ठीक है। इनको गुलजार बाग फैक्ट्री में क्या किया, कोरोनेट किया गया पटना में, और मीर कासिम को क्या बना दिया गया, न्यू नवाब बना दिया गया। उनको बोला कि ठीक है नॉमिनल हम इसको दे देते हैं शाह आलम को, पर आप ही रहोगे नवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ वो 1764 में हुआ, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब मीर कासिम क्या थे? नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के। इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ से शिफ्ट किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, तो उनको चाहिए था कि थोड़ा अलग हो जाए, तो वो मुंगेर चले गए बिहार में ब्रिटिश का इंटरफेरेंस कम करने के लिए, ठीक है। उन्होंने मुंगेर फोर्ट को रिपेयर भी किया, ठीक है, और अपनी आर्मी को क्या किया? मॉडर्नाइज किया। अब दस्तक का जो कि मिस यूज हो रहा था, उसके लिए मीर कासिम ने क्या किया? अबॉलिश इंटरनल ड्यूटीज एंटायरली, मेड इंडियन मर्चेंट्स कॉम्पिटिटिव विद कंपनी ऑफिशियल्स। मतलब वो ये बोला कि सबको सेम ही ड्यूटी लगेगा, चाहे वो इंडियन मर्चेंट्स हो चाहे वो कंपनी ऑफिशियल्स हो। इससे क्या हुआ? कंपनी के ऑफिसर्स क्या हो गए? गुस्सा हो गए। इससे ब्रिटिश बोट कैरिंग वियर वॉर इम्प्लांट सीज्ड बाय मीर कासिम। अब देखो कुछ वॉर की चीजें आ रही थी, उसको क्या कर लिया? सीज कर लिया मीर कासिम ने। पटना चीफ फैक्टर एलिस रिटेलिएटेड बाय सीजिंग पटना। मीर कासिम का ऑफिसर ऑफिसर था सोम्ब्रे समरू फ्रेंच, एंड मीर कासिम ऑर्डर किलिंग ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर्स। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ब्रिटिश के जो प्रिजनर्स थे उनको क्या करो? मार दो एट पटना। 148 प्रिजनर्स ऑर्डर किल्ड, ठीक है, 148 प्रिजनर्स को क्या की गई? मारने के लिए बोल दिया। मीर कासिम डिफीटेड इन 3 अर्लियर बैटल्स, सुती, गिरिया एंड बैटल ऑफ उधवा। और वो क्या हुआ? क्योंकि ये सब वॉर तो हार ही रहे थे मीर कासिम, तो वो क्या हो गए? भाग के अवध चले गए। अलाइड विद नवाब शुजाउद्दौला, वहाँ के नवाब थे जो शुजाउद्दौला, उनसे मतलब अलायंस बनाया, एंड एम्परर शाह आलम टू के साथ, तो ट्रिपल अलायंस था। अब देखो 3 लोग साथ साथ आ गए, ठीक है, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू, क्योंकि वो भी थे एम्परर, एंड थर्ड थे कौन? मीर कासिम। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम, 3 ट्रिपल अलायंस, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर होता है इन तीनों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? बक्सर, बिहार, ऑन द बॉर्डर ऑफ अवध, क्योंकि अवध से ये तीनों आ रहे थे और इधर से क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। जो अलाइड फोर्सेस थी डिफीटेड बाय हेक्टर मुनरो, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बैटल ऑफ बक्सर, हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साइड पे, इधर साइड से 3 लोग थे। कौन कौन थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। और हेक्टर मुनरो ने इन लोगों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। प्लासी वॉज द फाइट, मतलब बोला जाता है कि प्लासी वो बैटल था जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जिससे पॉलिटिकल पावर जो थी वो ब्रिटिश के अंदर में चली गई थी। बक्सर मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर, ठीक है, क्योंकि इस वॉर को हारने के बाद देखो ह्यूमिलेट कौन कौन है? मुगल एम्परर, नवाब ऑफ अवध, और जो हिस्टोरियंस होते हैं उसको ये भी बोलते हैं कि अमॉन्ग द मोस्ट डिसिसिव बैटल एवर फॉट, बाइंडिंग अवध टू ब्रिटिश बाय एडमायरेशन, ग्रेटिट्यूड, एब्सोल्यूट रिलायंस एंड ट्रस्ट फॉर 94 ईयर्स। अवध को बोला जाता है कि वो हमेशा ब्रिटिशर्स के अंदर था, ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा रिलायड रहते थे उस अवध पे, ठीक है। तो ये समझ आ गया। 2 इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वॉज द टर्निंग इवेंट जिसके पास ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था? पावर मिल गया था। किसका? पॉलिटिकल पावर भी। एक ऐसा टर्निंग मोमेंट था कि ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर बनाने में हेल्प किया था। फिर देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ड्यूअल गवर्नमेंट में जिसको बोला जाता है। एक साल बाद बक्सर की जो फाइट हुई थी उसके एक साल बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आया 1765 में। ये साइन किया गया रॉबर्ट क्लाइव, और 2 सेपरेट ट्रीटीज साइन की गई, ठीक है। एक था शाह आलम टू और एक था शुजाउद्दौला, ठीक है। शाह आलम टू के साथ जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, उनके साथ ये साइन हुआ कि जो दीवानी राइट्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब अब किसके पास होंगे? कंपनी के पास। सी, जो पैसा कलेक्शन वाला पावर था वो कंपनी के पास चला गया, रेवेन्यू कलेक्शन। उसके एक्सचेंज में अब कंपनी क्या करेगी? एम्परर को सिर्फ कितने रुपए देगी? 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट, ठीक है। और जो निजाम ड्यूटी था, मतलब सिविल, पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल ड्यूटी जो रहता था, वो सब किसके पास रहेंगे? नवाब के पास रहेंगे। तो वो बेसिकली बोल रहे थे कि काम सब तुम करो बट रेवेन्यू कलेक्शन हम करेंगे। तो वो वाला चीज़ था, इसे डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। शुजाउद्दौला के साथ क्या साइन हुआ, जो अवध के नवाब थे, कि अवध सीडेड कोरा एंड इलाहाबाद, बलवंत सिंह गिवन जमींदारी ऑफ बनारस, ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी साइन हुआ, मेकिंग अवध लॉयल एलाई ऑफ ब्रिटिश फॉर डिकेड्स, ठीक है, हमेशा लॉयल एलाई था अवध। जो स्प्लिट सिस्टम था, दीवानी किसके पास था? कंपनी, और निजामत किसके पास? नवाब के पास। इसी को क्या बोला गया? डुअल गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। ये क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में और ये 1772 तक लास्ट किया, ठीक है। बेसिकली पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि सिविल, क्रिमिनल और जितने भी सोशल वेलफेयर वर्क करने पड़ते हैं वो किसको करने पड़ते हैं? नवाब को करने पड़ते हैं। बट रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? पावर जो था बेसिकली, देखो पावर वही होता है जहाँ पैसा होता है,
वो किसके पास था? वो ब्रिटिशर्स के पास था। डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार सिताब राय। सिताब राय को क्या बनाएगा? अपॉइंटेड बाय क्लाइव, जो डेप्यूटी दीवान बनाएगा बिहार का। पटना फैक्ट्री चीफ जो था थॉमस रम्बलडोल, रिकॉल टू इंग्लैंड आफ्टर 2 years। उसके बाद कौन आए थे? जेम्स अलेक्जेंडर आए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ नाम आपको याद रखने की जरूरत है कि किसको अपॉइंट किया गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो सीताब राय को अपॉइंट किया गया था डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। क्यों याद रखना है? क्योंकि बिहार के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 1770 फेमाइन एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। देखो अब फेमाइन क्यों आया था? क्योंकि रेवेन्यू पूरा का पूरा किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। और जो काम कर रहे हैं जो नवाब है उसको तो पैसे मिल ही नहीं रहे, तो उसी की वजह से फेमाइन आया था। तो 1770 का फेमाइन, इसको बोला जाता है कि सबसे वर्स्ट फेमाइन था 200 years। करोड़ ऑफ पीपल डाइड। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया बैडली अफेक्टेड, कॉज्ड बाय एग्रेसिव एक्सप्लॉइटेटिव टैक्स कलेक्शन अंडर डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, वही मैंने बोला ना, क्योंकि उनके पास क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन था। तो रेवेन्यू लेके चले जाते थे, पैसे तो मिल ही नहीं रहे थे, तो लोगों के लिए काम कैसे होता? नहीं हो सकता था। तो इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। डुअल गवर्नमेंट की वजह से फेमाइन आया था 1770 में। सेम ईयर 1770 में एक सन्यासी रिबेलियन हुआ था जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था विद एन इंपॉर्टेंट सेंटर एट पूर्णिया। बंगाल में शुरू हुआ था बट उसका एक सेंटर कहाँ पे भी था? पूर्णिया में भी था। कौन सा? सन्यासी रिबेलियन। कब हुआ था? 1770 में। उसके बाद 1770 में रेवेन्यू काउंसिल स्टैब्लिश हुई। कहाँ पे? पटना में, 1770 में। और इसको प्रेसाइड किया जेम्स अलेक्जेंडर ने। देखो ऊपर आया था, जेम्स अलेक्जेंडर को पटना फैक्ट्री चीफ बनाया गया था। मेंबर्स कौन कौन थे? रॉबर्ट टॉक, जॉर्ज वर्सिटाट। सिताब राय ने शिफ्ट किया दीवानी ड्यूटीज टू निजामत फंक्शन। बोला गया कि आप जो हो, आपको एज अ डेप्यूटी दीवान बनाया गया है, तो आपको दीवानी ड्यूटीज टू निजामत फंक्शन में शिफ्ट कर दिया गया। किसको? सिताब राय को। सिताब राय देखो ऊपर आया था, 1767 में इनको अपॉइंट किया था रॉबर्ट क्लाइव में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग क्या बने? गवर्नर बने। ये तो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। इन्होंने क्या किया? सिताब राय को रिमूव कर दिया। और सिताब राय के जो सन थे कल्याण सिंह मेड राय रायन ऑफ बिहार, मतलब हाई ऑफिस ऑफ हिंदू ऑफिसर्स रेवेन्यू रिलेटेड था, उसको राय रायन बनाएगा। किसको? सिताब राय के सन को, कल्याण सिंह को। किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया। 1718 में जो रेवेन्यू काउंसिल को क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया। और राय रायन को क्या कर दिया गया? फुल चार्ज दे दिया गया कि अब तुम ही सब देखो। ठीक है, सेम ईयर में राजा चैत सिंह ऑफ बनारस ने रिवॉल्ट कर दिया। बनारस में, अब देखो समझना, वहाँ बिहार में ये सब चल रहा है। ठीक है, बनारस में क्या हुआ? रिवॉल्ट हुआ। किसने किया? राजा चैत सिंह ने। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को डिफीट कर दिया इन बैटल ऑफ शिवाला, या शिवाला भी बोलते हैं, 1781 में। उससे क्या हुआ? अब देखो बनारस में सब चल रहा है, उससे बिहार के जो जमींदार से वो क्या हो गए? इंस्पायर हो गए कि भाई वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो नारायण सिंह, इकबाल अली, ये लोग ने भी क्या कर दिया? रिबेलियस मोड में आ गया और रिबेल करना शुरू कर दिया। बट उन सबको क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया। 1783 में जॉन शोर ने इंट्रोड्यूस किया 3 year रेवेन्यू सिस्टम प्लान फॉर बिहार एंड बंगाल। क्योंकि अब अंग्रेजों को भी समझ आने लगा था कि फेमाइन आ रहा है, लोगों को एक्चुअल में दिक्कत है, तो उन्होंने 3 year रेवेन्यू सेटलमेंट लाया। किन्होंने लाया? जॉन शोर ने। कब लाया? 1783 में लेके आया। कहाँ पर? बिहार और बंगाल ने। और एक गोल घर बनाया गया। गोल घर बेसिकली ग्रेनरी, जहाँ पर सब अनाज रखा जाएगा ताकि फेमाइन के टाइम पे उसका यूज़ किया जाए। कंस्ट्रक्ट किया गया। किसने किया? जॉन घास्टिन ने। किसने किया? जॉन घास्टिन ने। अब समझना, जॉन शोर लेके आए थे 3 year रेवेन्यू सेटलमेंट प्लान फॉर बिहार एंड बंगाल 1783 में। और ग्रेनरी जो गोल घर था वो बनाया था जॉन घास्टिन ने। 1783 में बनाना शुरू किया था, बट 1785-86 में वो क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। 1783 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लेके आए एंड द परमानेंट सेटलमेंट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, परमानेंटली इंप्लीमेंट्स जॉन शोर्स रेवेन्यू सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। ये लेके तो आए थे 3 year, बट उसको इंप्लीमेंट किसने कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कॉर्नवालिस कोड भी बोला जाता है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। बाय 1790 ब्रिटिश हैड ऑल्सो अज्यूम्ड द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने क्या किया? जो निजामत के पास था वो बोला कि ठीक है अब तुम ये भी मत करो। उन्होंने क्या कर दिया था? बाय 1790 वो भी अपने अंदर ही ले लिया था। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जो पटना के थे वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। बाद में इनको सक्सीड हेनरी डगलस ने किया। और ये 20 साल तक क्या थे? बिहार के मजिस्ट्रेट थे पटना में, और ठगी डकैती इन सब के अगेंस्ट में भी काम किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन टाइमलाइन देख लेते हैं। 1781 में क्या हुआ? पटना एंड गया को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया गया, और वहाँ पे एक ही कलेक्टर बैठता था, डिस्ट्रिक्ट जज बैठता था। 1865 में पटना एंड गया को वापस से सेपरेट कर दिया गया। 1866 में सरन को स्प्लिट किया गया इनटू सरन एंड चंपारण। और 1875 में तिरहुत को डिवाइड किया गया मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस का आप स्टोरी देखते हैं। बिहार जो था सबऑर्डिनेट था किसका? बंगाल का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर में, जैसे कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का उसमें था वैसे ही।
डिमांड जो था सेपरेट बिहार का वो सब आना शुरू हुआ 1890s में, ठीक है। और सबसे पहले 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार भी बोला जाता है, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, दे ऑल स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम बिहार टाइम्स। 1894 न्यूज़पेपर है, इसको याद करना है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। बिहार टाइम्स स्टार्ट किया किसने? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, लाल कृष्ण सहाय ने बिहार टाइम्स स्टार्ट किया 1894 में। बाद में इसको मर्ज्ड एंड रीनेम कर दिया गया बिहारी 1906 में, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि कुछ कभी कभी आता है कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो शॉर्ट नोट्स में किसी किसी की फिगर का नाम दे देता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म होता है डुमराव बक्सर में, एक छोटे से गाँव में 1871 में। ये पहले बिहारी थे जो अब्रॉड गए थे। ये वहाँ पर मजरूल हक एंड अली इमाम में मिले थे, यूके में, ठीक है। और मजरूल हक ने स्टार्ट किया था अंजुमन इस्लामिया, कहाँ पर? यूके में। देखो मजरूल हक याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आगे भी बहुत बार आएगा। ये सेक्रेटरी थे खुदा बख्श लाइब्रेरी के 1894 to 98 में, और इन्होंने खुदा बख्श, फाउंडेड बाय खुदा बख्श, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैदराबाद के खुदा बख्श नाम के एक थे, उन्होंने ये लाइब्रेरी फाउंड किया। तो ये लाइब्रेरी के सेक्रेटरी थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 में ये पहली बार इंटरिम प्रेसिडेंट बने हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये पढ़ा होगा हमने कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था तो फ्रेंच ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रहते हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो ये उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाद में जब राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे तो राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये वाइस चांसलर थे कहाँ के? पटना यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने न्यूज़पेपर जो कौन कौन से फाइंड किए थे? बिहार टाइम्स, बिहारी, बिहार हेराल्ड, उसके भी एडिटर थे। सर्च लाइट वॉज द वेरी फेमस पेपर, और ये याद भी रखना है। इसी न्यूज़पेपर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, तो फिर जवाहरलाल नेहरू उसको डिफेंड करने के लिए आए थे, किसको? सर्च लाइट को। अब बात क्या था, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1905 में जब पार्टीशन हुआ किसका? बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ? रक्षाबंधन मनाया गया, कहाँ पर? दरभंगा में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करने के लिए, इंस्पायर्ड बाय सतीश चंद्र चक्रवर्ती। 1906 में क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ? स्प्रेड होने लगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ पर आए थे? मुंगेर में उन्होंने विजिट किया था। राजेंद्र प्रसाद ऑर्गेनाइजेस बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, पटना। 1908 में क्या हुआ? फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में। इसको सैयद हसन इमाम में क्या किया था? प्रेसाइड किया था। मोहम्मद फखरुद्दीन ने रिजोल्यूशन किया था, सेपरेट बिहार को रिजोल्यूशन क्या किया था? पास किया था, और इसको एनोनिमसली क्या किया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था। 1908 में क्या हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस्टेब्लिश की गई, कहाँ पर? सोनपुर मेला में। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पहला हुआ था पटना में 1908 में, और 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी सोनपुर मेला में। 12 दिसंबर 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग, जो जॉर्ज फाइव के पहले थे, अनाउंस किए कि बिहार और उड़ीसा टू बी सेपरेटेड बाय बंगाल। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। पर देखो अभी भी उड़ीसा है साथ में, ठीक है, बिहार के साथ में सेपरेट कर देंगे बंगाल से, और कैपिटल उसका शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली। 22 मार्च 1912 में क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा जो था फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हो गया, सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, पटना को कैपिटल बना दिया गया। इसी को हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ बिहार दिवस। देखो अनाउंसमेंट जो हुआ था 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, बट जो बिहार दिवस मनाता है 22 मार्च 1912 में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन एक्चुअल में उस अनाउंसमेंट का क्या हुआ था? इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। नोटिफिकेशन इशूड बाय बंगाल गवर्नर थॉमस गिब्सन कार्मिकल। 20 जनवरी 1913 में क्या हुआ? पहला सेशन हुआ बिहार एंड उड़ीसा सेपरेट एंटिटी एट वेयर? बांकीपुर। 1913 में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। नाम नहीं याद रहेगा बट ईयर याद होना चाहिए। पहला सेशन बिहार एंड उड़ीसा एज अ सेपरेट एंटिटी कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। 1916 में क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया। 1920 में बिहार एंड उड़ीसा गेट्स फुल प्रोविंस स्टेट्स। 1920 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी, उससे बिहार और उड़ीसा को फुल प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया। 1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया, किससे? बिहार से। 1936 में जाके उड़ीसा जो सेपरेट हुआ था वो बिहार से सेपरेट होता। कौन से एक्ट से आया था? 1936 में हुआ था, 1935 एक्ट से ही होगा। 1947-48 में क्या हुआ? खरसवान एंड सरायकेला को ट्रांसफर कर दिया गया उड़ीसा में। देन बैक टू बिहार, लेटर अभी वो झारखंड में है। किसको? खरसवान एंड सरायकेला को, इसको ट्रांसफर किया गया उड़ीसा में, फिर वापस ये बिहार में है। अभी जब बिहार और झारखंड सेपरेट हो तो वो झारखंड में चला गया। 1956 में पुरुलिया एंड पार्ट्स ऑफ पुरुलिया ट्रांसफर कर दिया गया, किसको? वेस्ट बंगाल को।
15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया, किससे? बिहार से। जो नीचे बिहार का साउथ वाला जो एरिया होता है, यहाँ से झारखंड को अलग कर दिया गया, 18 डिस्ट्रिक्ट उधर डाल दिए गए। 2001 में अरवल डिस्ट्रिक्ट कार्ड आउट ऑफ जहानाबाद, फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेजेंट बिहार में 9 डिविजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 40 लोकसभा सीट्स हैं, 243 असेंबली सीट्स हैं, 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और बिहार का जो वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये हमने इसके पहले वाले मैंने जो ज्योग्राफी का वीडियो था उसमें भी ये सब चीज़ें पढ़ाई थी कि 9 डिविजन्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 40 लोकसभा सीट्स हैं, 243 असेंबली सीट्स हैं, 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स हैं, और बिहार का बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये याद रहना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। अब कुछ देखते हैं। गोल्डन फरमान कौन लेके आया था? मुगल एम्परर, ऑब्वियसली ये ईजी है, फारूक सियाल लेके आए थे। Who was not an ally against the British at Battle of Buxar? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम और सिराजुद्दौला। कौन नहीं थे? Obviously सिराजुद्दौला. He was earlier at Plassey, not Buxar. गोलघर इन पटना was built by, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, जॉन घास्टिंग। बिहार दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 1912। 1911 में आया था नोटिफिकेशन, बट 1912 में हम सेलिब्रेट करते हैं जब इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है रिवॉल्ट्स एंड रिबेलियंस। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप लोग ये वीडियो रिवाइज करो। ये नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। इसके बाद इस पूरे के पूरे PDF में 4 चैप्टर है, बट ठीक है। पहला चैप्टर था जो हम लोग देख रहे थे बिहार, देखो अभी हम लोग पूरा बिहार जब तक बन गया तब तक देख चुके हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आया हुआ था। लेटर मुगल्स, यूरोपियन ट्रेड एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। सेकेंड वाला जो चैप्टर है वो है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्ट्स एंड रिबेलियंस के बारे में। सो आई पोस्ट अनदर वीडियो वेयर यू कैन वॉच रिवॉल्ट्स एंड रिबेलियंस। मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो यस, टोटल 4 ही चैप्टर है। देखो लास्ट चैप्टर जो है इट इज़ ऑफ पीस एंड मूवमेंट्स पे होगा, देखो प्रेस पब्लिकेशन कांग्रेस सेशंस। तो वी हैव 4 चैप्टर्स ओनली। सो यस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और रिवाइज करते रहना है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद हो जाएगा। मैंने 2-3 बार रिवाइज किया और मेरे को ये याद हो गई ये चीज़ें। तो इसके बाद जब हम लोग ये 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर इन्हीं 4 चैप्टर्स पे एक 150 क्वेश्चंस का MCQ वाला वीडियो भी है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें फिर ज़्यादा समझ आएगा MCQ, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है। ऐसे थोड़ा थ्योरी पढ़ने में, बट थ्योरी पढ़ना मैं पहले वही वीडियो बनाने वाली थी, बट क्योंकि थ्योरी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जब तक आप लोग को सीक्वेंस, लोगों के नाम, ये सब नहीं याद रहेगा तब तक बहुत मुश्किल है। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को टाइमलाइन बता देती हूँ। हिस्ट्री जो है बिहार का, टोटल इसमें अपन के 4 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली एक और वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो, उसमें अपन बाकी के 3 चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, और एक थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हीं 4 चैप्टर्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।